अजीम, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जी हाइपरसोनिक मिसाइल की कहानी। हाइपरसोनिक मिसाइल जान लीजिए कि ये एक खास स्पीड है। आवाज की रफ्तार से अगर 5 गुना तक कोई मिसाइल रफ्तार रखता है तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। जब उसकी रफ्तार 5 गुना से ज्यादा हो जाती है, मैक 5 कहते हैं उसे, मैक 5 तक, मैक 5 से जब उसकी स्पीड ज्यादा होती है तो उसे हाइपरसोनिक कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। तो तुर्की ने एक मिसाइल बनाया है हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक कैटेगरी का वो मिसाइल है और ये टाइफून ब्लॉक 4 इसका नाम है जी, ब्लॉक 4 है उनका, टाइफून इसका नाम है। और ये 63,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जा सकता है और जो इसकी रेंज है ये 800 किलोमीटर तक ये फायर कर सकता है। और इसके अलावा जी इसमें जो एक स्पेशली अगर आपको चीज बताऊं मैं, जो दुनिया का सबसे ताकतवर अभी तक का मिसाइल है हाइपरसोनिक, वो रशिया का एक मिसाइल कहलाता है। जो उसकी स्पीड है वो 32,000 किलोमीटर पर और है। और जो या मतलब अगर इसे आप वो स्पीड साउंड के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये मैक 27 की स्पीड कहलाती है। इतना अभी तक किसी के पास ये रफ्तार मौजूद नहीं है। और ये एवनगार्ड के नाम से मतलब मशहूर है, इसका नाम ये रखा गया है रशिया के अंदर और ये सबसे स्ट्रांग मिसाइल है उनका। और हाइपरसोनिक की तरफ अब दुनिया जा रही है, लेकिन बहुत कम ममालिक हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं। इंडिया तो आए दिन दावे करता रहता है कि हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया। बेसिकली वो तो अपने डोमेस्टिक जो ऑडियंस हैं उन्हें सेटिस्फाई करता रहता है। कभी वो बताते हैं जी कि हम 5th जनरेशन जहाज बनाने की तरफ जा रहे हैं, कभी वो कहते हैं जी कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल अपने बना लिए हैं। वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करते रहते हैं। लेकिन तुर्की ने अब हकीकतन ये बनाया। अब तुर्की और इंडिया का क्या ताल्लुक है आप ये जानते हैं कि जब पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही थी तो इंडिया ने डायरेक्टली इल्जाम लगाया था तुर्की पे। उसने कहा जी तुर्की ने पाकिस्तान की पूरी तरह से मदद की, फौजी मदद भी और सफारती मदद भी। और यहां तक वो इल्जाम लगाते रहे कि जंग के दौरान भी मुसलसल सप्लाई जारी थी। जो ड्रोन इस्तेमाल हुए वो भी पाकिस्तान उनसे लेकर ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि एक्चुअली पाकिस्तान और तुर्की जो है वो दोनों ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी में। ये दोनों मुल्क बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन तुर्की का क्योंकि पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है तो इसलिए इंडियंस का ख्याल यह है कि ये जो मिसाइल तुर्की ने बनाया है, ये समझे तुर्की ने नहीं बनाया, ये पाकिस्तान ने बना लिया। तो ये 800 किलोमीटर का हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेना और वो पाकिस्तान को मिल जाना, इसका मतलब है कि इंडिया की तो तबाही तबाही है। वो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, वो हर वक्त यही सोच के रखते हैं कि पाकिस्तान पता नहीं उनके साथ क्या करेगा। हालांकि हमने आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि उनका नुकसान किया हो या उन पर हमला किया हो। हमेशा हमने हमले का जवाब दिया है। लेकिन क्योंकि चोर के दिल में वो तिनका होता है तो हमेशा उन्हें ये चीज खटकती रहती है। तो जो तुर्की का ये मिसाइल है ये वक्त उन्हें बहुत ज्यादा खटक रहा है कि उन्होंने डायरेक्टली तुर्की पे इल्जाम लगाया था मदद का। उसके बाद उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दी थी इंडिया में तुर्की के खिलाफ, उनकी कंपनीज का बायकॉट शुरू कर दिया था। और अब इस मिसाइल से उन्हें यह लगता है कि उन्हें खुद को बहुत ज्यादा खतरा हो गया। और वैसे तो इंडिया की टेक्नोलॉजी को आप मानेंगे, एक चीज तो मैं भी मानता हूं कि जो इंडिया की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ना वो तो इतनी जबरदस्त है कि दुनिया में वाकई उसका मुकाबला नहीं। जो सच है वो बात बतानी चाहिए, वो मानी चाहिए, चाहे दुश्मन की क्यों ना हो। अभी लास्ट टाइम जो एयर शो हुआ है, रॉयल एयर शो, जो इंटरनेशनल राइट्स जिसे बोला जाता है, जो कि इंग्लैंड में शो मुनक्किद हुआ, पाकिस्तान भी गया, बाकी दुनिया की टॉप एयर फोर्सेज भी गई, वहां पे सब ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज का मुजाहिरा किया, अपने अपने स्किल्स वहां पे शो किए और उसके अंदर पाकिस्तान को 2 अवार्ड्स भी मिले। लेकिन उसके अंदर इंडिया का एक ऐसा रिकॉर्ड था जो कोई भी ब्रेक नहीं कर सका। वो ये था स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का रिकॉर्ड। ये होता है जी, या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है कि वो नजर नहीं आती रडार में, लेकिन इंडियंस ने इस दफा कमाल कर दिया, वो लोगों को आंखों से भी नजर नहीं आए। ठीक है, मतलब अगर उनके तैयारे समझे खड़े थे तो लोग उन्हें देख ही नहीं पा रहे थे। इतने स्टेल्थी प्लेन बना चुका है इंडिया। और शौकियां वो बड़ी बड़ी मारते रहते हैं, लेकिन एक ऐसी कौम है जिसे शायद इस चीज की आदत है, उन्हें शायद ये सुनना भी अच्छा लगता है। और कल को जब दुनिया उन्हें बेइज्जत करती है, बुरा भला कहती है, तो उसके बाद उन्हें ये लगता है कि दुनिया बुरी है, दुनिया गलत है, हम तो बिल्कुल ठीक है। और यही चीज है जिसने इंडिया को मरवाया है, उनके गरूर ने और उनके ये क्या क्या कह सकते हैं कि धमकियां देना, या गिद्दड़ बकियां देना, दूसरों को बुरा भला कहना, या अपने आप को ज्यादा ऊंचा समझना, ये तमाम चीजें हैं जो भारत को ले डूबी हैं। और इस डेवलपमेंट के बाद उन्हें दोबारा फिर से मिर्चें लगी हुई हैं जी। अभी फिर उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब नया झूठ क्या बोलें या नई शोखी क्या मारें कि हम दुनिया को ये बताएं और इंप्रेस करें कि ये देखो जी हमारे पास क्या कुछ मौजूद है। हालांकि दुनिया बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि उनके पास क्या कुछ मौजूद है। एक जो मौजूद है, जो बड़ी एक्सेसिव तादाद में है, जो वो इस्तेमाल भी करते हैं, वो अक्सर मैं भी नाम लेता रहता हूँ, शायद गाँव मूत्री है और तो कोई चीज़ नजर नहीं आती। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी ईरान के हवाले से। अब जो ईरान है जी, ईरान ने अमेरिका को रख लिया जी अब निशाने पे सीधा सीधा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको, ये एक बड़ी जबरदस्त खबर है जी। इस खबर को जरा गौर से सुनिएगा। एक सैटेलाइट रॉकेट का तजुर्बा किया है जी ईरान ने, और इसका नाम जो है वो है कासिद। ठीक है, और ये अब जमीन से लेकर खला तक जा सकता है। सैटेलाइट वहां जाके लॉन्च कर सकता है, जो जमीन के मदार के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन इस तरह के रॉकेट का जो इंजन होता है, जो इसे आप मतलब इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट या टेक्निकल चीजें तो शायद हम भी बहुत ज्यादा नहीं जानते कि उसमें क्या कुछ होता होगा। लेकिन एक ऐसा रॉकेट बनाना जो जमीन के मदार से बाहर निकल जाए या जमीन के मदार तक उस सैटेलाइट को छोड़ सके, वो बहुत ही पावरफुल इंजन होता है। और यही या इसी टाइप के इंजन जो हैं वो आईसीबीएम में यूज होते हैं। अब आईसीबीएम क्या है? यह है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, कि मतलब जो एक बर्रे आजम से दूसरे बर्रे आजम में हिट कर सकता है, इसे आईसीबीएम कहते हैं। तो ये जो आईसीबीएम की टेक्नोलॉजी है ये वो हासिल कर चुका है ईरान। उन्होंने रॉकेट का कामयाब तजुर्बा कर दिया। 20 जुलाई को ये तजुर्बा हुआ और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमने ये तजुर्बा किया है। अब उसे होता क्या है कि इससे पहले जो ईरान की और इजराइल की जो जंग हो रही थी, जो ईरान पे हमला किया था इजराइल ने, तो जो ईरान हिट कर रहा था वो इजराइल को हिट कर रहा था, क्योंकि अमेरिका इतना दूर था कि उसे डायरेक्टली वो वहां पे हिट कर नहीं सकता था और उसके पास ऐसा कोई मिसाइल मौजूद नहीं था कि जिससे अमेरिका को खतरा हो। इसलिए वो भी खुल के आके मार रहा था। उसे पता था कि भाई इसने मेरा क्या ही बिगाड़ लेना है। लेकिन इस दफा क्या हुआ है कि ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए इस चीज को प्रूव कर दिया है कि भाई
अगर आप दोबारा आए या आपने कोई ऐसी हरकत की तो इस दफा सिर्फ ईरान नहीं, इस दफा मानता हूं, इस दफा सिर्फ इजराइल नहीं, इस दफा आप भी हिट हो सकते हैं। जब ये सफर उन्होंने अपने रॉकेट से तय करके दिखा दिया तो उसके बाद ये चीज प्रूव हो गई कि जब चाहेगा ईरान जो है वो अमेरिका को भी अपने निशाने पे रख सकता है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी मैं रिपीट कर रहा हूं वो हासिल कर चुका है रॉकेट की, जो स्पेस तक जाने के लिए है। इसी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में यूज किया जाता है। और अगर ईरान डायरेक्टली आईसीबीएम का तजुर्बा करता तो पूरी दुनिया ने चीख उठना था। उन्होंने बड़े तरीके से एक रॉकेट का तजुर्बा किया कि जिससे यह भी साबित हो जाए कि हमारे पास पावर है और जिससे दुनिया यह भी ना कह सके कि आपने तो किसी को हिट करने के लिए यह चीज बनाई है। तो बड़ी समझदारी से काम लेते हुए उन्होंने अपनी ये बड़ी एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। ये सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल दोनों पे चलता है, हाइब्रिड फ्यूल कहते हैं इसे। और ये जी 10 से 15 हजार जो किलोमीटर की रेंज जो है वो आईसीबीएम जो है वो तय कर सकते हैं। इनकी इतनी पावर होती है 10 से 15 हजार किलोमीटर जो है। और इसके अलावा इनकी जो स्पीड है वो इतनी ज्यादा होती है कि ये को 30,000 किलोमीटर तक की स्पीड तक भी जा सकते हैं, कि मतलब 10,000 से 30,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से आईसीबीएम सफर करता है। और जो इस रफ्तार से मिसाइल सफर करते हैं उन्हें रोकना किसी भी दुनिया के सिस्टम के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है। तो ये तो थी दूसरी जी ईरान और अमेरिका के हवाले से खबर। अब लेके चलते हैं आपको जी अगली स्टोरी पे। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बल्कि पाकिस्तान की हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मसला कश्मीर जो है वो हल की तरफ जा रहा है। अब होता ऐसे है जी कि टैमी ब्रोस जो हैं, जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान है अमेरिका की, उनसे सवाल होता है वहां पे, और सवाल में ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो आपने बातचीत करवानी थी उसके हवाले से क्या इंडस वाटर और कश्मीर की बातचीत भी आप करवाएंगे। तो इसके ऊपर टैमी ब्रोस जो है उन्होंने जी बहुत जबरदस्त उन्होंने एक जवाब दिया। सबसे पहली बात तो एक याद रखिएगा, नोट करने की ये है कि उन्होंने इस सवाल को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि नहीं जी हम तो नहीं करवाएंगे, ये हमारा मामला नहीं है, ये हम तो इस पर बात ही नहीं करेंगे, अमेरिका इस पर बात ही नहीं करेगा, ये हमारा मामला नहीं है। उन्होंने कहा नहीं। उनका जवाब आगे से ये था, उन्होंने कहा जी दो तरफा मुज़ाकरात पाकिस्तान और अमेरिका के होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं खुद भी उसके अंदर मौजूद होंगी और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। मतलब ये है कि हम मामलात को देखेंगे। उन्होंने ये बात नहीं की कि हम इन मामलात को, कश्मीर को हम इग्नोर करेंगे या नहीं देखेंगे। हालांकि जो सवाल था उसमें कश्मीर और इंडस वाटर दोनों शामिल थे, कि सिंध तास का मुआहदा भी डिस्कस और साथ कश्मीर भी डिस्कस, जिन दोनों के ऊपर उसने डिनाई नहीं किया। उसने कहा पाकिस्तान से हमारी बातचीत होने जा रही है, क्योंकि अभी 25 जुलाई को इसहाक डार साहब जो हैं और हमारे जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा भी हैं, उनकी मुलाकात होने जा रही है मार्को रूबियो से, जो कि सेक्रेटरी खारजा है अमेरिका के, 25 जुलाई को। तो यकीनन ये वाले मामलात ज़ेर बहस आने वाले हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी उस वक्त जब एक वो सीज फायर का ऐलान हुआ था, तो फौरी बाद जो ट्वीट्स आए थे डोनाल्ड ट्रंप की, तब से ये कश्मीर का मामला उठना शुरू हो गया था, क्योंकि उन्होंने ट्वीट में नाम लिख दिया था कश्मीर का। इससे यह जाहिर होता है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की शर्त में ये शर्त रखी थी कि कश्मीर का मामला डिस्कस होगा, इस मामले को हल की तरफ लेके जाया जाएगा, क्योंकि जब तक ये मामला डिस्कस नहीं होता इन दोनों ममालिक के दरमियान में अमन होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली अब इन चीजों को जल्द ही नपेटने की कोशिश की जाएगी। ऑल्दो कि जो इंडिया है उसकी पूरी कोशिश होगी कि इसे भाग सके, लेकिन इंटरनेशनली बाजू का चीजें ऐसी होती हैं जो हम और आप नहीं जानते होते। अंडर द टेबल जो बात हुई होगी, आपने देखा होगा मोदी आज तक खामोश है, वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई बयान नहीं देता। पता नहीं किस बात के ऊपर वो फंसा हुआ है, किस चीज के ऊपर उसे पता है कि मैं क्या कुछ गारंटी दे चुका हूं या कह चुका हूं। ये चीज शायद किसी जमाने में बारह फौरी तौर पे आना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका अपना असर रसूख जरूर इस्तेमाल करने जा रहा है और इंडिया को वो जिच भी बहुत कर रहा है। 25 से 26 दफा तो वो नाम लेके कह चुका है कि जी जंग हमने रुकवाई थी, लेकिन मोदी साहब खामोश हैं, खुद कुछ नहीं कहते, दूसरों से कहलवाते रहते हैं। अब देखते हैं ये मसला कश्मीर की तरफ जो हमने पॉइंट आउट किया है और जो इस मामले को भी डिस्कशन की तरफ लाया जा रहा है, ये किस हद तक आगे जाता है। लेकिन अगर अमेरिकन प्रेशर आता है तो डेफिनेटली इसके बहुत चांसेस हैं कि ये मसला अब हल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक पे, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक नाम आप सुन लीजिए, ये है जी मोहन भगत साहब। ये आरएसएस के हेड हैं जी। आरएसएस जो है ये समझे कि बीजेपी की मदर जो ऑर्गेनाइजेशन है और ये हिंदुत्व के ऊपर चलने वाली, और हिंदुत्व की समझे ना कि करता धरता तंजीम जो है वो आरएसएस है। इसी की ये आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की सारी जो है। तो ये मोहन भगत साहब जो हैं ये अब ये कह रहे हैं कि मोदी साहब को अब रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पहले ही इनसे खुश नहीं थे कि मोदी साहब या कोई भी वजीर आजम जो बीजेपी से ताल्लुक रखता था वो हमेशा उनके दफ्तर में हाजिर हुआ करता था आरएसएस के। लेकिन इस बार क्या हुआ या इन दिनों में क्या हो रहा था कि मोदी साहब ने आरएसएस के हेड को पीएम हाउस बुलाना शुरू कर दिया था। ये खुद मिलने के लिए जाते नहीं थे उनसे, तो ये चीज उन्हें ऑलरेडी बुरी लग रही थी। मोदी साहब 75 साल के होने वाले हैं और आरएसएस का जो लॉ है, उनका जो आइन है, उसके मुताबिक 75 ईयर्स पे लोग रिटायर हो जाते हैं, जो भी उनके सियासतदान होते हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि एलके अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी साहब, ये दो बंदे इस तरह के थे जिन्हें पिछले इलेक्शन में टिकट्स नहीं दिए गए थे, सिर्फ इसलिए कि इनकी उम्र 75 साल से ज्यादा या 75 साल हो चुकी थी। और अब मोदी साहब तकरीबन मेरे ख्याल कुछ ही अरसे बाद, ये जो डेट है मैं आपको शायद सितंबर की डेट के अंदर ही कोई डेट्स आ रही हैं कि जिसके अंदर 25 सितंबर को गालिबन या 26 सितंबर को इनका जो 100 साल तकरीबात इनकी होने वाली हैं आरएसएस की। और उसे 8 दिन पहले मोदी साहब का जो टाइम है जो पूरा हो रहा है, क्योंकि वो 75 साल के हो रहे हैं, और ये मोहन भगत साहब जो हैं और जो आरएसएस के बाकी करता धरता हैं वो नहीं चाहते कि मोदी साहब मजीद अब कंटिन्यू करें। तो ये भी मोदी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आ चुकी है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो बड़ा ढीठ किस्म का आदमी, पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, लेकिन इसे हटाने की कोशिश अब अंदर से भी जारी है,
पोजीशन बहुत शदीद हो चुकी है, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के मामले पे। जब से जहाज़ों वाला किस्सा दोबारा छेड़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, तो तब से फिर से प्रेशर आ गया है और राहुल गांधी बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें नुकसानात की डिटेल बताई जाए, जो वो बताने को तैयार नहीं है।